Hello learners, this is Kirtani Upadhyay welcomes you all on Atmanirbhar channel managed by PMCI। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक पूरी नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो मेजरली स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th से रिलेटेड है, लेकिन इसे कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने मेजरली कवर किया है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को और उसकी डेफिनेशन किस तरीके से इवॉल्व हुई, उसकी 4 मेजर डेफिनेशंस की हम बात करेंगे। हालांकि इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ पहली 2 डेफिनेशन के बारे में बात की है। चलिए दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द टर्म इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को समझने से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज। ये एक नॉलेज की स्टडी है जिसके अंदर वी स्टडी व्हाट, वी स्टडी एक्टिविटीज। हम एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट डू वी स्टडी, तो किसकी एक्टिविटीज? सो हम एक्टिविटीज ऑफ मेन की बात करते हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स हमेशा नोट डाउन करना कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम कोई भी चीज़ समझे तो मैं की पॉइंट्स बना लीजिए, इससे आपको समझने बड़ी आसानी होगी। सो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट, सो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ हुम, एक्टिविटीज ऑफ मेन। अब उनकी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होती है? सो एक्टिविटीज ऑफ स्केर्स मीन्स, इनके स्केर्स मीन्स यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात करें लिमिटेड रिसोर्सेस की। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ मेन। इंसानों की एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है बट उनके पास अनलिमिटेड वांट्स है। यानी इंसान जो एक्टिविटीज करते हैं जिससे वो लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उनको पूरा कर सके, अपने आप को संतुष्ट कर सके, ऐसी एक्टिविटीज जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिविटीज हमेशा कह सकते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ नॉलेज। एक पढ़ाई है, एक चीज पे हम स्टडी करते हैं। किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? तो हम उन एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं जो मेन करते हैं। इंसान वो एक्टिविटीज करते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं ये? तो ये स्केर्स मीन्स के लिए यानी लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक्टिविटीज होती हैं और ये लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड वांट्स, यानी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को लेनी है। वांट्स हैं हमारे, वांट्स इन द सेंस कि इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए लेकिन हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेज है। उनसे हम अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं हमारी अनलिमिटेड इच्छाओं को, वांट्स को। इस पूरे को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स। चलिए दोस्तों, अब जाते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। अगर हम बात करें तो इसकी 4 डेफिनेशन, वैसे तो इसकी कई डेफिनेशन रह चुकी है लेकिन हिस्ट्री में नोटेबल डेफिनेशंस कुछ 4 हैं। पहली जो है वो है वेल्थ डेफिनेशन, दूसरी जो है दैट इज वेलफेयर डेफिनेशन, third one is scarcity definition and the fourth one is the growth definition। ये चारों डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल्थ डेफिनेशन was the first definition that had been introduced in the study of economics और लास्ट और सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो है, जो मानी जाती है, दैट इज द ग्रोथ डेफिनेशन। चलिए हम चारों डेफिनेशन को एक के बाद एक पढ़ते हैं। शुरू करते हैं वेल्थ डेफिनेशन से। दोस्तों, सो जो वेल्थ डेफिनेशन थी वो दी थी एडम स्मिथ ने।
एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को हम ऐसा भी कहते हैं दैट ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। सो एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन जो थी ये दी थी इन हिज बुक। उनकी एक बुक जो थी वो बुक के अंदर से ये डेफिनेशन उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी, और वो जो बुक थी दैट वाज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो पब्लिश की गई थी 1776 के अंदर। इस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने कहा था दैट इकोनॉमी इज एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन शॉर्ट इस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया था वेल्थ के ऊपर। अब क्योंकि वेल्थ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था इसलिए उसे वेल्थ डेफिनेशन भी कहा जाता है। इस वेल्थ डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा कि इंसान जो भी एक्टिविटीज़ करे विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू वेल्थ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कि जो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे वेल्थ से, खास करके वेल्थ से। यानी यहाँ पर वेल्थ किसे कहा गया है? वेल्थ यहाँ पर मटीरियलिस्टिक थिंग्स को कहा गया है। मटीरियलिस्टिक थिंग्स मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली मॉनेटरी टर्म्स में, यानी पैसों के टर्म्स में हम यहाँ पर बात करते हैं। यानी एडम स्मिथ ने ऐसा कहा कि इंसान कोई भी एक्टिविटी करे अगर उसका मेन रीजन उसका पैसे कमाना हो, चाहे वो कंजम्पशन यानी वो कोई भी चीज को कंज्यूम कर रहा हो, माने वो कोई भी चीज यूज कर रहा हो, या फिर प्रोडक्शन से हो, यानी किसी भी चीज को मेक कर रहा हो यानी बना रहा हो। अगर इंसान कोई भी एक्टिविटी करे किसी चीज को यूज करने की हैसियत से या किसी चीज को बनाने के माध्यम से, तो ये दोनों चीजों जो है, इन दोनों चीजों का यूज जो है वो करे, कंजम्पशन करे या फिर प्रोडक्शन करे, इन दोनों माध्यम से करी गई एक्टिविटी को हम क्या गिनेंगे? वेल्थ गिनेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स गिनेंगे। तो क्योंकि एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के ऊपर न आधारित थी, क्योंकि वो सिर्फ वेल्थ के ऊपर आधारित थी इसीलिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स भी थे। क्रिटिसिज्म माने बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया। क्यों दोस्तों? बिकॉज 1776 के अंदर हो सकता है कि वेल्थ डेफिनेशन सही लगे, अप्रोप्रिएट लगे, बट इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? इकोनॉमिक्स स्टडीज मैनकाइंड, इंसानों को, इंसानों की एक्टिविटीज को वो स्टडी करता है। और इंसान की एक्टिविटीज जो है दोस्तों वो कभी सेम नहीं रहती, वो हमेशा चेंज रहती है। तो इस एवर चेंजिंग इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए एक डेफिनेशन सही नहीं थी, या फिर एक डेफिनेशन हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी, या फिर एक डेफिनेशन सीमित नहीं थी, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेले वेल्थ डेफिनेशन ने, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला कि आप सिर्फ फोकस कर रहे हो वेल्थ के ऊपर, आप वेलफेयर की तो बात ही नहीं कर रहे हो। क्या इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए ही कोई एक्टिविटीज करता है? और अगर वो एक्टिविटीज की जो वो पैसों कमाने के लिए नहीं करता, उन एक्टिविटीज का क्या वो एक्टिविटीज इकोनॉमिक्स में गिनने के लिए नहीं है? तो क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क आया और इस क्वेश्चन मार्क को एडम स्मिथ पूरा नहीं कर पाए, इस क्वेश्चन को वो आंसर नहीं कर पाए, और यहीं पे हमारी दूसरी डेफिनेशन यानी वेलफेयर डेफिनेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। सो दोस्तों वेलफेयर डेफिनेशन दी गई थी डॉक्टर मार्शल ने, वो भी 1890 के अंदर, यानी ऑलमोस्ट 1770s के बाद सीधा 1890 यानी इतने सारे सालों के बाद दूसरी डेफिनेशन दी गई जो डॉक्टर मार्शल ने दी। इस डेफिनेशन के अंदर ज्यादा फोकस किया गया था वेलफेयर के ऊपर। इस डेफिनेशन में कहा गया कि हम उन्हीं एक्टिविटीज को गिनेंगे, एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मैन वो एक्टिविटीज करे कि जो कोई सोशल एक्शन से रिलेटेड हो, यानी कि कोई सोसाइटी के लिए हो और जिससे वेलफेयर भी होता हो।
यानी डॉक्टर मार्शल ने ऐसा कहा कि हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो इंसान करता हो कोई सोशल एक्शन के लिए, यानी कि विच लीड्स टू वेलफेयर, कि जिससे किसी का कल्याण होना चाहिए, किसी का अपब्रिंगिंग, किसी का कोई आगे बढ़ना चाहिए, किसी का वेलफेयर होना चाहिए। और वही एक्टिविटीज को गिना जाएगा जो मटीरियलिस्टिक होगी। मटीरियलिस्टिक यानी सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड होगी। उन्होंने ऐसा बोला कि हम सिर्फ सामान यानी गुड्स वाली चीजों से रिलेटेड एक्टिविटीज को ही देखेंगे। अब क्योंकि इस डेफिनेशन में डॉक्टर मार्शल ने एक बाउंड्री बना ली थी कि इन चीजों का ही इंट्रोडक्शन या फिर इन चीजों को ही हम इंक्लूड करेंगे वेलफेयर के अंदर, इसलिए इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। यह कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज किया गया था डॉक्टर मार्शल को, क्योंकि सबसे पहले उनका पहला क्रिटिसिज्म ये था कि हम कोई सोसाइटी में रहे या ना रहे, मैनकाइंड एक्टिविटीज तो भी करेगा। यानी अगर एक्टिविटी आप सिर्फ सोशल एक्शन से रिलेट कर रहे हो तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान सोसाइटी में रहे या ना रहे, यानी लोगों के बीच में रहे या ना रहे, उससे उसकी एक्टिविटीज पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। दूसरा कि ये सिर्फ गुड्स से रिलेट क्यों होनी चाहिए, क्या इसके अंदर कोई भी सर्विसेज का इंक्लूड नहीं होगा, क्या कोई भी नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। और तीसरा क्रिटिसिज्म कि वेलफेयर के अलावा अगर वेल्थ या वेल्थ जैसी दूसरी चीज़ों का अगर हमें यूज हुआ या फिर अगर उन चीज़ों के लिए कोई एक्टिविटी की जाएगी तो क्या वो इकोनॉमिक्स में गिनी नहीं जाएगी। स्टूडेंट्स, इस दौरान वेलफेयर के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फसिस ले किया गया, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया बिकॉज 1890s के अंदर वेलफेयर बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था। बट इन 3 क्रिटिसिज्म्स को लेकर एक और क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ जो डॉक्टर मार्शल आंसर नहीं कर पाए, और इसीलिए हमारे पास तीसरा डेफिनेशन आता है, दैट इज द स्केर्सिटी डेफिनेशन। ये स्केर्सिटी डेफिनेशन एक बहुत ही नया कंसेप्ट लेके आया था कि जो रॉबिन्स ने दिया था। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। दोस्तों अगर इसमें से भी आपको कुछ भी ना समझ आया हो या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक्स दी गई है, उसे चेकआउट कीजिए और हमारे चैनल आत्मनिर्भर को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ऐसे ही नए वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप नोटिफाइड रहे। तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ।